हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दाफोस लर्निंग। मेरा नाम है अनुराधा और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर सीरीज के फूल का प्रश्न उत्तर। सीरीज के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप इस चैप्टर के एमसीक्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो अवधूत वह होता है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर होता है। दुख हो या सुख वह कभी हार नहीं मानता। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है क्योंकि वह कठिन परिस्थितियों में भी फलता फूलता है। उमस और लू से जब सारी सृष्टि बेचैन हो जाती है, उसमें शुष्कता आ जाती है, ऐसे समय में भी शिरीष का पेड़ फूलों से लदा हुआ मिलता है। इस प्रकार यह वृक्ष मनुष्य को हर परिस्थिति में संघर्षशील, जुझारू व सरस बनने की प्रेरणा देता है। दूसरा प्रश्न है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर, मनुष्य को हृदय की कोमलता बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है, तभी वह विपरीत दशाओं का सामना कर पाता है। शिरीष भी भीषण गर्मी की लू को सहन करने के लिए बाहर से कठोर स्वभाव अपनाता है, तभी वह भयंकर गर्मी, लू आदि को सहन कर पाता है। संत कबीरदास, कालिदास ने भी समाज को उच्च कोटि का साहित्य दिया, परंतु बाहरी तौर पर वे सदैव कठोर बने रहे। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें। उत्तर, लेखक ने कहा है कि शिरीष वास्तव में अद्भुत अवधूत है। वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। मौसम आया तो खिल गया, वरना नहीं। लेकिन खिलने न खिलने की स्थिति से शिरीष कभी नहीं डरा। प्रकृति के नियम से वह भली भांति परिचित था, इसलिए चाहे कोलाहल हो या संघर्ष, वह जीने की इच्छा मन में पाले रहता है। चौथा प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? उत्तर है इसका, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता की संकट की ओर संकेत किया है। आज मनुष्य में आत्मबल का अभाव हो गया है, लेकिन शिरीष कष्टों के बीच फलता फूलता है। उसका आत्मबल उसे जीने की प्रेरणा देता है। आजकल मनुष्य आत्मबल से हीन होता जा रहा है। वह मानव मूल्यों को त्याग कर हिंसा, असत्य आदि असुरी प्रवृत्तियों को अपना रहा है। आज चारों तरफ तनाव का माहौल बन गया है, लेकिन गांधी जैसा अवधूत लापता है। अब ताकत का प्रदर्शन ही प्रमुख हो गया है। आज हम अपने चारों तरफ यही सब तो देख रहे हैं, तो कोई गलत को सही ठहरा रहा है ना। पांचवा प्रश्न है, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। विस्तार पूर्वक बताइए। उत्तर है इसका, कवि या साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी जैसी स्थिर प्रज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर वह निष्पक्ष और सार्थक साहित्य की रचना कर सकता है। वह किसी विशेष जाति, लिंग, धर्म या विचारधारा को सपोर्ट न करे। साथ ही उसमें विदग्ध प्रेमी, इसका मतलब होता है अच्छी तरह से तपा हुआ का हृदय भी होना जरूरी है, क्योंकि केवल स्थिर प्रज्ञ होकर कालजयी साहित्य नहीं रचा जा सकता। यदि मन में वियोग की विदग्ध भावना होगी तो कोमल भाव अपने आप साहित्य में निरूपित होते जाएंगे। इसलिए दोनों स्थितियों का होना अनिवार्य है। छठा प्रश्न है, सर्वग्राही काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। स्पष्ट करें।
उत्तर है समय परिवर्तनशील है। हर युग में नई नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। नएपन के कारण पुराना अप्रासंगिक हो जाता है और धीरे धीरे वह मुख्य परिदृश्य से हट जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल ले। जो मनुष्य सुख दुख आशा निराशा से अनासक्त होकर जीवन यापन करता है और विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है, वही दीर्घजीवी होता है। ऐसे व्यक्ति ही प्रगति कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मेरे जैसे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 7, आशय स्पष्ट करें। इसमें 3 प्रश्न हैं जिसका भावार्थ आपको समझाना है। तो पहला है, दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कलाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। इसका अर्थ है, लेखक कहता है कि काल रूपी अग्नि और प्राण रूपी धारा का संघर्ष सदा चलता रहता है। मूर्ख व्यक्ति यह समझते हैं कि जहाँ टिके हैं वहीं टिके रहें तो मृत्यु से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यदि स्थान परिवर्तन करते रहे यानी जीवन के ढंग को बदलते रहे तो जीवन जीना आसान हो जाता है। जीवन को एक ही ढर्रे पर चलाने से जीवन नीरस हो जाता है। नीरस जीवन का अर्थ है मर जाना, अतः गतिशीलता जरूरी है। इन पंक्तियों के माध्यम से जो लेखक हैं वे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो दूसरा है, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूँ, कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। अब इसका अर्थ है कि लेखक का मानना है कि कवि बनने के लिए फक्कड़ बनना जरूरी है। वैसे बच्चों, आपके लैंग्वेज में फक्कड़ का क्या मतलब होता है, कमेंट करके बताइएगा। वैसे आगे इसमें बताया जाएगा कि फक्कड़ का क्या मतलब होता है। जिस कवि में निरपेक्ष और अनासक्ति भाव नहीं होते वह श्रेष्ठ कवि नहीं बन सकता, और जो कवि पहले से लिखी चली आ रही परंपरा को ही काव्य में अपनाता है वह भी कवि नहीं है। कबीर एक फक्कड़ थे, ऐसा गरीब व्यक्ति जो फांकों या उपवासों के बाद भी खुश और मस्त रहता है, इसलिए कालजयी कवि बन गए। फक्कड़ का मतलब यही होता है, यानी बिल्कुल मस्त मौला। इसलिए कवि बनना है तो फक्कड़ बनो। अब तीसरा नंबर है, फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। आशय इसका, लेखक के कहने का आशय है कि अंतिम परिणाम का अर्थ समाप्त होना नहीं है। फल हो या पेड़, वह यही बताते हैं कि संघर्ष की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इसी प्रक्रिया से गुजरकर सफलता रूपी परिणाम मिलते हैं। जैसे बच्चों, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं फूल का ही। जैसे फूल खिलता है, मुरझा जाता है और फिर वो गिरकर खत्म हो जाता है, लेकिन जो फूल खिला और मुरझा कर खत्म हो गया वह हमें दिखाने के लिए है कि फल भी इसी के अंदर से निकलेगा। एक्चुअली फूल खिला ही इसीलिए है कि उसमें से फल भी निकलेंगे। तो कवि का कहने का मतलब यहाँ पर यही है। अब हम आते हैं पाठ के आसपास के प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में खिलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? आपको बताना है कि गर्मी में खिलने वाले फूल को शीत पुष्प यानी कि ठंडे का पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी गई है? उत्तर है, लेखक ने शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प इसलिए कहा है कि भयंकर गर्मी के मौसम में खिले ये पुष्प दर्शक को ठंडक का एहसास कराते हैं, एक गर्मी में भी शीतलता प्रदान करते हैं। इस विशेषता के कारण ही इसे शीत पुष्प की संज्ञा दी गई होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है,
कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? उत्तर, गांधी जी अहिंसावादी थे। दया, धर्म, करुणा, परोपकार, सहिष्णुता आदि भाव उनके व्यक्तित्व की कोमलता को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कठोर भाव भी थे। कहने का मतलब यह है कि वे सच्चाई के प्रबल समर्थक थे और कोई भी व्यक्ति जब उनसे झूठ बोलने का प्रयास करता, वह उसका विरोध करते, चाहे वह कोई भी हो। उनके लिए सत्य का एक ही मापदंड था, दूसरा नहीं। इसी कारण कोमल और कठिन दोनों भाव उनके व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। गांधी जी प्रबल रूप से सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। अब आई भाषा की बात। 10 दिन फूले और फिर खंखड़ खंखड़, इस लोकोक्ति से मिलते जुलते कई वाक्यांश पाठ में हैं, उन्हें छांट कर लिखें। ऐसे ऐसे वाक्यांश आपको छांट कर लिखना है। तो ऐसे वाक्यांश निम्नलिखित हैं। पहला है, ऐसे दुमदारों से लंडूरे भले। लंडूरे का मतलब होता है बिना पूंछ का। दूसरा है, जो फरा सो झरा, यानी जो फरता है वो मुरझा भी जाता है। तीसरा, जो बरा सो बुताना। बरा मतलब होता है किसी चीज को जलाना, जैसे दिया को जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो इस तरह से जो बरा सो बुताना, जो बरा है वो बुतेगा भी। न उधो का लेना न माधो का देना। पांचवा है, जमे की मरे, जैसे जमा हुआ पानी सड़ जाता है उसी तरह से जमे की मरे। छठा है, वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदासाद्या। इसका मतलब है हम भी कवि हैं, शायर हैं, कालिदास तक पहुँचे हुए हैं। पाठ में एक जगह लेखक कहते हैं कि कालिदास छंद बना लेते होंगे, तुकबंदी कर लेते होंगे, उसी तरह से हम भी कर लेते हैं, लेकिन हम कालिदास नहीं हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज लाइक करने में कंजूसी आप लोग मत किया करो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।